ये गणित की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है। युवा मैथमेटिशियंस को चेतावनी दी जाती है कि वे इस पर अपना समय बर्बाद ना करें। ये एक सिंपल कंजेक्चर या अनुमान है जिसे दुनिया के चोटी के मैथमेटिशियंस भी हल नहीं कर पाए। एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन पॉल एडर्स ने कहा था कि गणित अभी तक इस तरह के सवालों के लिए पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम ऐसे काम करती है, एक नंबर चुने, कोई भी नंबर। 7 अच्छी बात है। ओके, अब हम 2 नियम लागू करेंगे। अगर नंबर ऑड है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 3 गुणा 7 हुआ 21 और उसमें 1 जोड़ा तो हुआ 22। यदि नंबर इवन है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 22 को 2 से भाग देने पर हुआ 11। अब हम इन दोनों नियमों को लागू करते चले जाते हैं। 11 ऑड है तो 3 से गुणा किया 33 और 1 जोड़ा तो 34। इवन 2 से डिवाइड 17 ऑड, 1 जोड़ा 52। इवन 2 से डिवाइड 26, फिर इवन 2 से डिवाइड 13 ऑड। हम 3 से गुणा करते हैं 39, 1 जोड़ा तो हुआ 40 जो कि इवन है, इसलिए हम 2 से भाग देते हैं 20। 2 से डिवाइड दिया 10, 2 से डिवाइड दिया 5 ऑड। 3 से गुणा किया 15, 1 जोड़ा तो 16, 2 से भाग दिया तो 8 और फिर 4, 2 और 1 ऑड है, तो हम 3 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो हो गया 4। लेकिन 4 जाता है 2 पर, फिर 1 पर, तो हम एक लूप में आ गए हैं जिसका सबसे छोटा नंबर है 1। अब कंजक्चर का यह अनुमान है कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पर यह नियम लागू करेंगे तो वो आखिर में ऐसा 4, 2, 1 का लूप बना लेगा। इसे आमतौर पर कोलार्ड्स कंजक्चर कहा जाता है, जो कि जर्मन गणितज्ञ लूथर कोलार्ड्स के नाम पर है। शायद 1930 में उन्होंने ये निकाला होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम की उत्पत्ति के पीछे और भी कई कहानियां हैं और भी कई नाम जुड़े हैं। इसे उलम कंजक्चर, काकुटानी प्रॉब्लम, थ्वाइट्स कंजक्चर, हेस एल्गोरिथम, सिरक्यूज प्रॉब्लम भी कहा जाता है, या केवल 3n+1। 3x+1 इतना फेमस क्यों है? प्रोफेशनल मैथमेटिशियंस में शायद ये फेमस नहीं बल्कि कुख्यात है। मेरा मतलब है कि अगर कोई पब्लिक में स्वीकार करता है कि वो इस पर काम कर रहा है तो ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। 3x+1 अप्लाई करने पर जो नंबर मिलते हैं उन्हें हेलस्टोन नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि ये तूफानी बारिश में ओलों की तरह ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन आखिरकार सब के सब 1 पर आ जाते हैं। कम से कम हमें तो यही लगता है। आप इन नंबरों को मीटर में जमीन से ऊंचाई नापने जैसा मान सकते हैं। तो 26 जैसा कोई नंबर जमीन से 26 मीटर ऊपर शुरू होगा, और अगर आप 3x+1 अप्लाई करते हैं तो ये 40 मीटर तक चला जाता है, और कुल मिलाकर इसे 1 तक पहुंचने में 10 स्टेप्स लगते हैं। तो 10 को इसका टोटल स्टॉपिंग टाइम कहा जाता है। लेकिन अगला ही नंबर लें तो ये चारों तरफ बाउंस होता है। इनफैक्ट ये 9232 तक चढ़ जाता है। ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, और फिर वो भी वापस जमीन पर गिर जाएगा। कुल मिलाकर 27 को 1 तक पहुंचने के लिए 111 स्टेप लगते हैं, जिसके बाद वो 4, 2, 1 के लूप में चला जाता है। अलग अलग नंबर जो रास्ते लेते हैं उनमें काफी अंतर होता है, यहाँ तक कि बगल वाले नंबरों के पाथ्स में भी। तो आप इस प्रॉब्लम पर आगे बढ़ना शुरू कैसे कर पाएंगे? ईमानदारी से गणितज्ञों ने संघर्ष तो किया। लोगों को लगा कि यह मुसीबत सोवियत संघ ने बनाई है ताकि अमेरिकी साइंस को धीमा किया जा सके, और ये असर भी कर रही है क्योंकि हर कोई इस मामूली सी चीज पर अपना सर पकड़कर बैठा है और अपना अंगूठा हिला रहा है। स्कूली बच्चों को बताने के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जेफरी लगेरियस 3x+1 के सबसे बड़े जानकार हैं। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो मैं कॉलेज का सीनियर था। वो मुझे एक तरफ ले गए और कहा, ऐसा मत करो, इस प्रॉब्लम पर काम मत करो। अगर तुम्हें करियर बनाना है तो इसके बारे में लिखने या इस पर कोई पेपर पब्लिश करने में अपना वक्त बर्बाद मत करना। तुम थोड़े समय तक असली गणित करोगे तो भी अपनी पहचान बना लोगे। एलेक्स कॉन्ड्रोविच ने उनकी बात नहीं सुनी। याकूब सिनाई के साथ मिलकर उन्होंने हेलस्टोन नंबर की मूवमेंट की जांच की। क्या इनमें कोई पैटर्न थे? लेकिन ये साफ है कि सब 1 पर ही आकर खत्म होते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के उनके रास्ते के बारे में क्या? ये पैटर्न रैंडम है? ये बिना सोचे लिए गए एक बड़े नंबर द्वारा बनाया हुआ पैटर्न है। इसका ग्राफ टॉप पर जाता है और फिर इतना नीचे गिर जाता है कि आपको इस स्केल पर पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इसका लॉगरिथम लेंगे तो आपको ये कुल बुलाता हुआ ग्राफ नीचे जाता हुआ नजर आएगा। ये शेयर बाजार में मंदी आने जैसा दिखता है, और ये कोई संयोग नहीं है। दोनों ही ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन के उदाहरण हैं। इसका मतलब है यदि आप लॉग लेकर लीनियर ट्रेंड को हटा देंगे तो उतार चढ़ाव रैंडम होंगे। ये हर स्टेप पर एक सिक्का उछालने जैसा है। यदि हेड्स आता है तो लाइन ऊपर जाती है और टेल्स आता है तो नीचे जाती है।
3x+1 बिल्कुल शेयर बाजार के रैंडम उतार चढ़ाव की तरह है। काफी लंबे पीरियड के दौरान शेयर बाजार ऊपर जाता है जबकि 3x+1 नीचे जाता है। 3x+1 के एनालिसिस का एक और तरीका है, एक सीक्वेंस में आने वाले हर नंबर के पहले डिजिट को लीजिए। ये हैं हेलस्टॉर्म नंबर्स जिनका मूल 3 है और फिर हम गिन सकते हैं कि कितने नंबर 1 से शुरू होते हैं, कितने नंबर 2 से शुरू होते हैं, कितने 3 से शुरू होते हैं और ऐसे ही चलते हुए एक हिस्टोग्राम बन जाता है। हम यही प्रोसेस 4 से शुरू होने वाले सीक्वेंस के लिए कर सकते हैं और ये एक छोटा सा ही है, और फिर 5 से शुरू होने वाले सीक्वेंस के लिए 6 और फिर 7। यहाँ भी हर सीक्वेंस के लिए हम केवल ये गिन रहे हैं कि हर डिजिट से कितने नंबर शुरू होते हैं 1 से 9 तक, और हम इसे अपने हिस्टोग्राम में जोड़ देंगे। अगर आप इसे अधिक से अधिक नंबरों के लिए करते रहेंगे तो आखिरकार हिस्टोग्राम एक स्थिर पैटर्न में सेटल हो जाता है। पहले बिलियन सीक्वेंस के लिए आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा शुरुआती नंबर 1 होता है। 30% नंबर 1 से शुरू होते हैं, लगभग 17.5% 2 से शुरू होते हैं, 12% 3 से शुरू होते हैं और बड़े नंबरों के लिए फ्रीक्वेंसी और कम होती जाती है। 5% से भी कम नंबर 9 से शुरू होते हैं। अब ये पैटर्न 3x+1 के लिए यूनिक नहीं है, ये वास्तव में हर जगह दिख जाता है। उदाहरण के लिए देशों की आबादी से लेकर कंपनीज के वैल्यू तक, सारे फिजिकल कॉन्टेस्टेंट्स और फिबोनाची नंबर्स में भी इस डिस्ट्रीब्यूशन को बेनफोर्ड का नियम कहा जाता है और इसका उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। यदि आपके इनकम टैक्स फॉर्म के सभी नंबर बेनफोर्ड नियम के अनुसार हैं तो आपने ईमानदारी से रिपोर्ट्स दी हैं। यदि नहीं है तो हो सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। चुनावों में बेनफोर्ड के नियम का उपयोग अनियमितताओं का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, हालांकि आपको इसे सही तरीके से अप्लाई करना होगा। बेनफोर्ड लॉ तब सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है जब नंबर लंबी दूरी तक उतार चढ़ाव करते हैं, जैसे कि वे 3x+1 के लिए करते हैं। लेकिन बेनफोर्ड लॉ हमें यह नहीं बता सकता कि सभी नंबर आखिर में 4, 2, 1 के लूप में आएंगे या नहीं। उसके लिए हमें एक अलग तरह के विश्लेषण की जरूरत है। अब पहली नजर में अजीब लगता है, जब आप 3x+1 लागू करते हैं तो सभी नंबर 1 पर आकर खत्म हो जाते हैं। मेरा मतलब है, जरा सोचिए कि ऑड और इवन नंबर बराबर मात्रा में है, लेकिन ऑड नंबर 3 गुना से ज्यादा हो जाते हैं और इवन नंबर आधे रह जाते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि औसतन हर सीक्वेंस बढ़ना चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, जितनी बार आप किसी ऑड नंबर को 3 से गुणा करते हैं और फिर 1 जोड़ते हैं तो वो हमेशा एक इवन नंबर बन जाता है, और इसका मतलब है कि अगला स्टेप होगा उसे 2 से डिवाइड करना। इसलिए ऑड नंबर हकीकत में 3x+1 करने से 3 गुना नहीं होते हैं, वे लगभग 3/2 के फैक्टर से बढ़ते हैं। यहाँ मैं +1 को नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि बड़ी संख्या के लिए ये ना के बराबर है और कोई ऑड नंबर एक स्टेप में 3/2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। एक सीक्वेंस में एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर तक के पथ के बारे में सोचिए। 3 से गुणा करने और 1 जोड़ने के बाद आपको एक इवन नंबर मिलता है, और जब भी आप 2 से डिवाइड करेंगे उसमें 50% आपको फिर से कोई ऑड नंबर ही मिलेगा। लेकिन 1/4 बार 4 से डिवाइड करके अगले ऑड नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो 1/4 नंबरों के मामले में सीक्वेंस का अगला नंबर अपनी शुरुआती वैल्यू का 3/4 होगा, और 1/8 बार आप 8 से डिवाइड करके अगले ऑड नंबर तक पहुंच सकते हैं, और 1/16 बार आप 16 से डिवाइड कीजिए और ऐसा करते जाइए। यदि आप ज्यामितीय मीन लेते हैं तो आप पाते हैं कि औसतन एक ऑड नंबर से अगले नंबर पर पहुंचने के लिए आपको 3/4 से गुणा करना पड़ता है, जो 1 से कम है। इसलिए स्टैटिक्स की बात करें तो 3x+1 सीक्वेंस के बढ़ने की तुलना में कम होने के ज्यादा चांसेस हैं। उदाहरण के लिए 341 ले लें, इसे 3 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, आपको 1024 मिलता है। आप इसे 2 से डिवाइड करके फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए और बस यही करते जाइए कुल 10 बार जब तक आपको 1 नहीं मिल जाता। 3x+1 में नंबरों के पथ की कल्पना करने का एक तरीका है ये दिखाना कि हर नंबर अपने सीक्वेंस के अगले नंबर से किस तरह कनेक्ट होता है। इसे डायरेक्ट ग्राफ कहा जाता है। ये एक पेड़ की तरह या छोटी धाराओं की उस श्रृंखला की तरह दिखता है जो एक दूसरे में मिलती हैं। अगर ये अनुमान सही है तो इसका मतलब है कि हर एक नंबर इस ग्राफ से जुड़ा हुआ है। हर छोटी धारा जो अनंत तक जाती है वो आखिर में 4, 2, 1 की विशाल नदी में मिल जाती है। कुछ गणितज्ञों ने इस कल्पना को मॉडिफाई कर दिया है। उन्होंने प्रत्येक नंबर पर ग्राफ को घुमा दिया है, अगर ऑड नंबर हो तो एंटी क्लॉकवाइज और इवन हो तो क्लॉकवाइज, और फिर आखिर में आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो मूंगा या समुद्री शैवाल की तरह दिखता है। और ऑड और इवन नंबर के रोटेशन की डिग्री को एडजस्ट करके आप इस तरह के सुंदर ऑर्गेनिक दिखने वाले शेप बना सकते हैं।
अब ये अनुमान दो तरह से गलत हो सकता है। कहीं कोई ऐसा नंबर हो सकता है, कोई सीड जो नंबरों का एक क्रम शुरू करता है जो इन्फिनिटी तक बढ़ता है। किसी कारण से ये अन्य सभी नंबरों के जैसी न्यूमेरिकल ग्रेविटी का पालन नहीं करता है। एक और संभावना यह है कि नंबरों का एक ऐसा क्रम मौजूद हो सकता है जो एक बंद लूप बनाता हो। इस लूप के सभी नंबर मेन ग्राफ से कटे हुए होंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा लूप या सीक्वेंस नहीं मिला है जो इन्फिनिटी तक जाता हो। और ऐसा नहीं है कि कोशिश में कोई कमी रह गई हो। गणितज्ञों ने पूरी ताकत से 2 से 68 तक के हर नंबर पर परीक्षण किया। ये होते हैं कुल 295 क्विंटिलियन, 147 क्वाड्रिलियन, 905 ट्रिलियन, 179 बिलियन, 352 मिलियन, 825,000 एंड 856 नंबर्स। हम निश्चित तौर पर ये जानते हैं कि उन नंबरों में से हर एक आखिर में एक पर आ जाता है। हम लगभग 30,000 करोड़ अरब नंबर्स को टेस्ट कर चुके हैं और उनमें से कोई भी इस कंजेक्चर को नकारता नहीं है। इनफैक्ट इस जानकारी के आधार पर मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट किया कि 421 के अलावा और कोई लूप कम से कम 186 अरब नंबरों जितना लंबा होगा। तो ऐसा लगता है कि अनुमान तो सही है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है। गणितज्ञों ने इसे साबित करने की एक कोशिश ये की थी कि उन्होंने एक्स एक्सिस पर मौजूद सारे सीड नंबर्स को लिया और वाई एक्सिस के हर सीड क्रम से एक नंबर लिया और इससे एक स्केटर प्लॉट बनाया। अब यदि आप ये दिखा सकते हैं कि 3x+1 सीक्वेंस में एक नंबर है जो ओरिजिनल सीड से छोटा है, तो आपने कॉलेट्स कंजेक्चर को साबित कर दिया है, क्योंकि आप जो भी नंबर चुनते हैं आपको पता है कि ये कभी ना कभी छोटा हो जाएगा और एक सीड की हैसियत से वो छोटा नंबर भी और छोटा हो जाएगा और ये एक आने तक होता रहेगा। मतलब ये एकमात्र तरीका है जिससे कोई सीक्वेंस 421 के लूप पर आकर खत्म होगा। ये अभी तक नहीं दिखाया गया है, लेकिन 1976 में रिहो टेराज ये दिखाने में कामयाब हो गए थे कि लगभग सभी कोलाट सीक्वेंस अपनी शुरुआती वैल्यू से एक पॉइंट नीचे पहुंच जाते हैं। 1979 में इस लिमिट को कम कर दिया गया था और सभी नंबर्स x की पावर 0.869 से कम हो रहे थे और फिर 1994 में इसे और कम करके x की पावर 0.7925 पर कर दिया गया। इस केस में लगभग सभी शब्द टर्म की एक टेक्निकल मैथमेटिकल परिभाषा है। इसका मतलब है कि आप जिन नंबर्स को देख रहे हैं जब वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, उस समय कर्व के नीचे रह जाने वाले कुछ नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं। फिर 2019 में दुनिया के महानतम जीवित गणितज्ञों में से एक टेरी ताओ ने यह दिखाया कि 3x+1 इससे भी कड़े क्राइटेरिया का पालन कर सकते थे। उन्होंने दिखाया कि अंत में लगभग सभी नंबर किसी भी मनमाने फंक्शन f ऑफ x से छोटे हो जाएंगे। बस जब x इन्फिनिटी पर जाता है तो फंक्शन भी इन्फिनिटी पर जाए, लेकिन वो फंक्शन आपकी इच्छानुसार धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो log x एक उदाहरण है, या log x भी काम करेगा, या log x। इसका मतलब यह है कि आप गारंटी दे सकते हैं कि लगभग सभी नंबर्स के लिए इसके क्रम में कहीं ना कहीं एक मनमाना छोटा नंबर है। टेरी ताओ ने 2020 में दिए एक पब्लिक टॉक में कहा, कोलार्ड्स कंजेक्चर को बिना सॉल्व किए हुए उसके जितने करीब पहुंचा जा सकता है, ये लगभग वहां पहुंच गया है। ये एक जानदार रिजल्ट है, लेकिन इसका प्रूफ भी नहीं है। तो हम अनुमान को सच क्यों नहीं साबित कर सकते? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये सच नहीं है? मेरा मतलब हर कोई इसे सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मतलब कि लगभग कोई भी इसका अपोजिट नहीं खोज रहा है। ये मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था। एक चीज थी जिसे मैं साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। और फिर मुझे काउंटर एग्जाम्पल मिला और तब मुझे एहसास हुआ कि सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था। और फिर 1 महीने बाद मैंने सही स्टेटमेंट को साबित कर दिया। काउंटर एग्जाम्पल की तलाश में अभी हम जितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा करना चाहिए। मेरा मतलब है कि याद रखें कि कैसे 27 का नंबर बढ़ते हुए 9232 तक पहुंच जाता है। हम 10,000 तक के सीड नंबर्स का एक ग्राफ लेते हैं जिसमें y एक्सिस पर हर सीड का सबसे ऊंचा गया नंबर प्लॉट किया गया है। प्रत्येक बीच के लिए सबसे बड़ी संख्या है। y अक्ष 1 लाख पर रुक जाता है, लेकिन सभी नंबर्स को इस स्केल नहीं दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 9663 का सीड 27 मिलियन जितना ऊंचा चढ़ जाता है। और फिर भी किसी ने अभी तक ये साबित नहीं किया है कि कोई नंबर ऐसे इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा और कंजेक्चर को कोई एक ही झूठा साबित कर सकता है या एक ही सेट के नंबर लूप का हिस्सा हो सकते हैं। मेन ग्राफ से अलग रहकर जहां तक हम जानते हैं लूप तो केवल एक ही है, 4 2 1। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं तो कुछ अजीब होता है। पहले की ही तरह 3x+1 नियमों को लागू करते हैं तो यहाँ एक लूप नहीं, 2 लूप नहीं, बल्कि नंबरों के 3 स्वतंत्र लूप हैं
और वे -17 और -5 जैसी कम वैल्यू से शुरू होते हैं। डिस्कनेक्ट किए गए लूप नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पर ही क्यों होने चाहिए, पॉजिटिव साइड पर क्यों नहीं? अब कंजेक्चर का सपोर्ट करने वाले सबसे ठोस प्रूफ के टुकड़ों में से एक है टेरी ताओ का ये प्रमाण कि लगभग सभी नंबर्स के क्रम में एक ऐसा नंबर होता है जो मनमाने ढंग से छोटा होता है। लेकिन ये साबित करना कि लगभग सभी नंबर इस मानदंड का पालन करते हैं, ये प्रूव करने जैसा नहीं है कि ये सभी नंबरों के साथ यही होता है। 1 और 100 के बीच कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? उत्तर है 10। तो 100 तक के नंबरों में से 10% परफेक्ट स्क्वायर हैं। 1 और 1000 के बीच कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं? उत्तर है 31। तो 1000 तक के नंबर्स में से केवल 3.1% ही परफेक्ट स्क्वायर हैं। और आप जितना ऊपर जाते हैं ये प्रतिशत उतना ही छोटा होता जाता है। कुछ इस तरह के लिमिट में रहकर आप कह सकते हैं कि लगभग सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो 1 पर चले जाते हैं क्योंकि x इंफिनिटी तक जाता है। और फिर हम भी जानते हैं कि अनगिनत तादाद में परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है और हम जानते हैं कि असल में वो मिलेंगे कहाँ। अब हमने 2 to the power 68 तक के सभी नंबर्स को पूरी ताकत लगाकर टेस्ट किया है और वे सभी कोलार्ड्स अनुमान का पालन करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि वेल हमें अभी तक का कोई काउंटर एग्जांपल मिल जाना चाहिए था, लेकिन सभी नंबर्स की स्केल देखें तो 2 to the power 68 कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है जॉर्ज पोलिया द्वारा 1919 में प्रस्तावित पोलिया अनुमान ने कहा कि किसी भी नंबर तक के अधिकांश नेचुरल नंबर्स में प्राइम फैक्टर्स ऑड नंबर में होते हैं। इस अनुमान को आखिर में सी ब्रायन हेसेलग्रोव ने 1958 में झूठा साबित कर दिया जब उन्होंने एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ निकाला। यहाँ खास बात यह है कि एक काउंटर एग्जाम्पल की वैल्यू 10 to the power 361 की 1.845 गुना थी। ये 3x+1 के लिए चेक किए गए सभी नंबरों से लगभग 10 to 340 गुना बड़ी है। 3x+1 के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि ये ट्यूरिंग मशीन पर चलने वाला एक सिंपल प्रोग्राम है। सीड नंबर उस मशीन का इनपुट है। तो इस तस्वीर में 2 to the 68 बस एक इनपुट टेप है जो 68 स्क्वायर जितना लंबा है। आप उन्हें 1 और 0 या काले और सफेद स्क्वायर की एक स्ट्रिंग के रूप में सोच सकते हैं। ये कहना कि मशीन ने 68 स्क्वायर के हर इनपुट को सीधे 1 तक ट्रांसफॉर्म कर दिया है आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देगा, उस तरह का जैसा सभी इनपुट के मामले में मिलेगा। इनफैक्ट एक ऐसे नंबर को कैलकुलेट करना काफी आसान है जो आपका मनचाहा आर्बिट्री व्यवहार दिखाता है, बशर्ते वो फाइनाइट हो। यदि आप एक ऐसा नंबर चाहते हैं जो 2/3 से लगातार 5 बार बढ़ता हो तो आप वो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 3/2 से लगातार 10 बार चढ़ता है या 100 बार या 1000 बार तो आप आसानी से उन नंबरों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार एक फाइनाइट सेक्शन चुनने के बाद आपके पास और कंट्रोल नहीं बचता है और हर वो जो कभी परखा गया है हमेशा 1 पर आ जाता है। यदि कोई काउंटर एग्जाम्पल मौजूद है तो ये लगभग असंभव है कि कोई इसे गैस कर सके और संभावनाएं इतनी सारी हैं कि सिर्फ ताकत लगाकर इसे बड़े पैमाने पर नहीं ढूंढा जा सकता। 2 से 1000 तक ऐसी जगह है जिसमें सर्च करना असंभव है। इसलिए यदि हमको इसे खोजना है तो किसी इंटेलिजेंस प्रोसेस से करना होगा। अटकलें लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं 20 साल से टीम 3x+1 में था और फिर इस दृष्टिकोण से मुझे एहसास हुआ कि हम वास्तव में क्या जानते हैं। किसी ऐसे थ्योरम को गलत साबित करना बहुत मुश्किल है जो असत्य हो। और इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि हर कोई इस बात को साबित करने के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि ये बात सच नहीं है और 2 to 60 कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं है और यहां तक कि स्टैटिस्टिकल वर्जन भी शायद सच है, लेकिन उस बात का सबूत नहीं है कि 3x+1 सीक्वेंस में कहीं पर कोई डाइवर्जेंट ट्रेजेक्टरी मौजूद नहीं है। बेशक इसका एक और ऑप्शन है और वो ये है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि ये समस्या अनडिसाइडेबल है। 1987 में जॉन कॉनवे ने 3x+1 का एक जनरलाइजेशन तैयार किया। ये एक गणितीय मशीन थी जिसे उन्होंने फ्रैक्ट्रेन नाम दिया और वो दिखाने में सक्षम थे कि ये मशीन ट्यूरिंग की तरह कंप्लीट है, जिसका मतलब है कि ये वो सब कुछ कर सकती है जो एक मॉडर्न कंप्यूटर कर सकता है। ये एक चांस है कि मशीन कभी भी चलना बंद नहीं करती है और इसलिए आपको आउटपुट नहीं दे पाती है। और ये इससे साबित नहीं होता कि 3x+1 में भी हॉल्टिंग प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये संभव है कि हम जितना जानते हैं उसके आधार पर हम कभी भी कोलार्ड्स कंजेक्चर को सही या गलत साबित नहीं कर सकते। आपको स्कूल में सिखाया जाएगा कि हमारे पास बहुत जानकारी है, वो सब झूठ है, सब झूठ है, वो सब झूठ है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे सामने है, कम ऑन, सही में हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, सही में। ये बताता है कि गणित कठिन है। ये बस ये दिखाता है कि जो भी कुछ हम सोल्व कर सकते हैं वो सब करिश्मा है। हमें इन सभी दूसरी प्रॉब्लम्स के समाधान पाने का कोई हक नहीं है।
अपनी पूरी जिंदगी नंबर्स के बारे में मेरा यही ख्याल रहा है कि ये गजब के रेगुलर होते हैं और ये पैटर्न, सिमेट्री और रिपीटेशन से भरे होते हैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वास्तव में नंबर कितने अजीब होते हैं। आप इस चीज को साफ साफ देख सकते हैं कोरल वाले मॉडल में। एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से पैदा होता है एक जटिल मामला जो ऑर्गेनिक दिखता है, जिसको हम आज तक हल नहीं कर पाए हैं। क्या सभी नंबर इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ घुमावदार धागे या तार ऐसे हैं जो इनमें से किसी भी नंबर से कनेक्ट नहीं करते, जो इन्फिनिटी की ओर दौड़ते हैं? और ये बताना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे लगता है इसीलिए पॉल एरदोस ने कहा था, गणित अभी तक इस तरह के सवालों के लिए पूरी तरह से परिपक्व नहीं है।